नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आईएएस में। हम आर्ट्स कल्चर देख रहे हैं। भारतीय संस्कृति का किस तरीके से प्रसार हुआ और कहाँ कहाँ पे हुआ, तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंडियन कल्चर का एक्सपेंशन टॉपिक है। भारतीय संस्कृति का प्रसार व प्रभाव। आज भी देखेंगे तो बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे भारत की कल्चर, इसके बहुत सारे रीति रिवाज हो, जो भी कस्टम है या मूर्ति से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, खान पीन वर्ण व्यवस्था से संबंधित, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपनाया जा रहा है। तो वही है प्रभाव और प्रसार। हमको प्राचीन काल से देखना है, ओनली प्राचीन काल का ही चल रहा है तो प्राचीन काल पे ही बात करेंगे। बाकी मध्यकाल और जो आधुनिक काल, इसे अभी स्केप करेंगे हम। सबसे पहले एक टॉपिक बना लीजिए कि कैसे कैसे प्रचार हुआ, कब से कब हुआ। तो हड़प्पा काल से स्टार्ट हुआ। सेकेंड नंबर पे बोलेंगे हड़प्पा काल के बाद आता है मौर्य काल। थर्ड नंबर पे बुद्ध काल, मौर्य उत्तर काल भी जिसे बोला जाता है, अंधकार में युग। चौथे नंबर पे बोलिए सातवाहन, संगम काल। फिर बोलिए सिक्स नंबर पे कि गुप्त काल हो, चिंदी वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश। और इस साइड में और कर लेंगे आप कुषाण, इसके ऊपर यूनानी, कुषाण हो, शक हो, या फिर आपके पल्लव हो, और साथ साथ में रोमन। तो इन सब के द्वारा भारत की संस्कृति का प्रसार, ये पूरा राजवंश है या विदेशी आक्रमणकारी जो बाद में भारतीय संस्कृति के अंग बन गए, इन्होंने अपने अपने कंट्री, अपने अपने क्षेत्र में भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो हड़प्पा काल से स्टार्ट हुआ। हड़प्पा काल में जो भारतीय व्यापारी थे वो ट्रेड करने जाते थे। ये पूरा क्या था आपका, मेसोपोटामिया, जो आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और यहाँ पे था सिंधु। तो मेलुआ शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। मेलुआ किसके लिए था? मेसोपोटामिया के लिए। तो मेसोपोटामिया अर्थात बात कर रहा हूं मैं, टाइम पीरियड है 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट तक लगातार भारत की संस्कृति आपका बोलेंगे मिडिल ईस्ट करंट में है। अभी ये बोलेंगे पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पे भारत की संस्कृति पहुंची थी। मेलुआ शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। तो व्यापारी रहते थे, भारत के व्यापारी इस क्षेत्र में जो खाड़ी देश है, इराक हो, ईरान वाला क्षेत्र, कतर कुवैत वाले क्षेत्र में भारतीय व्यापारी रह रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, और इसके जरिए प्रचार प्रसार हुआ था। तो सवाल है कि भारत की संस्कृति का प्रसार किस माध्यम से हो रहा था? तो देखिए, माध्यम दो तरीके का था। आपको माध्यम करना होगा जब संस्कृति का प्रसार होता है तो बहुत तरीके हैं, लेकिन भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार ओनली दो माध्यम से हुआ था। एक नंबर पे बोलेंगे ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। तो व्यापारी जाते थे, जैसे एक फॉर एग्जांपल के लिए है कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा के जो ट्रेडर थे, निवासी थे, वह जाते थे, ट्रेड कर रहे थे, वहां पे रहते थे। बहुत सारे सिक्के मिले, मृत भांड मिले, टेराकोटा की मूर्तियां मिली। बाद में इनके जो भी थोड़ी सी कस्टम रीति थी वो भी अपनाते थे। हड़प्पा के वासी को कस्टम रीति रिवाज मेसोपोटामिया के लोग भी अपनाते थे, जैसे सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, श्रृंगार करना, सजना संवरना, ऐसा बहुत सारी चीजें जो मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा के निवासियों से सीखा था, अर्थात भारतीय लोगों से सीखा था। तो व्यापार के माध्यम से। दूसरा है कि धर्म प्रचार। तो भारत में इन दोनों माध्यम से ही संस्कृति का प्रसार हुआ। क्या बोलेंगे? संस्कृति का प्रसार हुआ। अब अन्य कारण भी होते हैं, जैसे युद्ध के माध्यम से।
किसी को विजयी कर लिए, अटैक किए किसी पे और किसी को विजयी कर लिए, तो दोनों तरीका है, या उस क्षेत्र को अपने में मिला लिए। लेकिन भारत की संस्कृति का प्रचार जो भी हुआ, कभी भी युद्ध के माध्यम से, विजय के माध्यम से नहीं हुआ। भारत ने कभी भी किसी भी क्षेत्र को अपने अंडर में नहीं मिलाया, न ही उस पर कब्जा किया। भारत की संस्कृति का प्रसार जो है एक सॉफ्ट तरीके से हुआ है, आध्यात्मिक तरीके से ज्यादा हुआ है, और ट्रेड के माध्यम से भी हुआ है। लेकिन इसमें कभी भी किसी पे बलपूर्वक थोपा गया या जबरदस्ती किया हुआ चीज नहीं था कि भारत की संस्कृति को अपनाएं। तो आध्यात्मिक रूप से लोग अपने आप संस्कृति को अपनाते थे दूसरे देशों का, क्योंकि प्रभाव था, भारत की संस्कृति का एक जबरदस्त प्रभाव था। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, हड़प्पा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं एक मैप के जरिए प्रसार। तो देखिए ये मैप है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था हड़प्पा काल में, ये भारत है, और ये आपका मेसोपोटामिया है। इसके बाद जो भी आए, जैसे यूनानी साम्राज्य आया, यूनानी शासक, तो बहुत सारे यूनानी शासक धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के अंग बन गए, वो भारतीय समाज में ही विलीन हो गए। और बहुत सारे जो यूनानी रहते थे भारत में निवास कर रहे थे, जैसे मेगास्थनीज का नाम सुनते होंगे जो इंडिका लिखे हैं। तो ऐसे करके यूनानी लोग आए। उसके बाद जब रोमन साम्राज्य आया यूनान के पतन के बाद, तो बहुत सारे रोमन शासक भी धीरे धीरे भारत के अंदर रहते थे। उनकी बस्तियां थी, ये वाला पूरा बोलेंगे संगम काल में ही उनकी बस्तियां बसती थी, और सातवाहन काल में भी। तो संगम वंश और सातवाहन वंश के समय रोमन बस्तियां बसती थी, ट्रेडर रहते थे, भारत के साथ व्यापार होता था। पूर्वा क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रसार यहाँ से हुआ, बोलेंगे इस वाले इलाके में हुआ था फर्स्ट नंबर पे। कब है फर्स्ट नंबर? बोलेंगे हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल के जस्ट बाद फिर आया था जो आपका, तो ऋग्वैदिक काल में कुछ विशेष प्रसार नहीं हुआ, लेकिन सेंट्रल एशिया से वासी आए थे। इसके बाद बात करेंगे हम यूनानी साम्राज्य के समय कि मौर्य काल जब था भारत के अंदर में, तो भारत के उत्तर पश्चिम में क्या था आपका, यूनानियों का साम्राज्य था। सिकंदर जैसे शासक हुआ करते थे, और बहुत सारे यूनानी भारत के अंदर भी रहते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेगनास्थनीज। तो सेकंड नंबर पे पूरा ये वाला क्षेत्र था, ऐसे करके, और ये पूरा यूनानी साम्राज्य के अंडर में आता था। बाद में रोमन काल आया, यूनान जब पतन हुआ तो रोमन काल थर्ड नंबर पे आया। तो रोम की बस्तियां मिलती है दक्षिण भारत में, इसमें पूरा रोमन बस्तियां बसती है। तो संगम काल में और सातवाहन काल में भारत के दो साम्राज्य हैं, और राजवंश है, एक सातवाहन है, एक संगम वंश है। तो रोम के वासी वास करते थे, भारतीय संस्कृति का अंग बन गए थे। बहुत सारे ट्रेडर रहते थे, जैसे ताम्रलिपि से लेके बोलेंगे अरिकमेड़ू में वास करते थे। ताम्रलिपि बंदरगाह था, उसके जरिए ट्रेड होता था। तो ये पूरा है बेल्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए जो यूनानी शासक थे भारतीय संस्कृति को अपनाते भी थे। एक एग्जाम हेलियोडोरस बोलेंगे, हेलियोडोरस एक शब्द है। ये कौन था? ये यूनानी था जिसने एक्सेप्ट किया था वैष्णो धर्म को। इसका गरुड़ धर्म मिलता है गुप्त काल में, अर्थात हम बात कर रहे हैं फिर गुप्त काल में। फिर से भारतीय साम्राज्य और संस्कृति का प्रसार हुआ ऐसे करके गुप्त काल में चारों दिशाओं में। और इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मैं बात करूं सेंट्रल एशिया में कैसे प्रसार हुआ, ऐसे करके ऊपर फिर चीन की ओर जा रहा है। ये है रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग के समय भी अर्थात ट्रेड के माध्यम से चीन, और फिर इस साइड आगे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको कोरिया, और इस साइड में जापान, यहां तक पहुंचा बाद के काल में। और रेशम मार्ग को चीन से सेकंड नंबर पे ऐसे भी निकलते थे। तो ये रेशम मार्ग का रास्ता है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान कुछ राजवंशों का है, जैसे बोलेंगे कुषाण का, शकों का, और पल्लव वंश का भी था। बाद में हूण है। तो इन सब के समय जो ट्रेड हो रहा था भारत के अंदर में और भारत के बाहर, तो रास्ता कैसे है? ट्रेड के जरिए ही भारतीय संस्कृति का प्रसार, बोलेंगे इनके जरिए संस्कृति का
प्रसार हुआ। तो अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, जहाँ पे बहुत सारे बौद्ध धर्म के स्तूप मिलते थे, गांधार कला का विकास हुआ था। फिर चीन में पहुंचा, आगे में पहुंचा कोरिया, जापान, ये वाला रास्ता था। तो कुषाण शक पल्लव हुणों के समय से बताना है आपको। एक अन्य भारतीय शासक था जिसके समय भारत की संस्कृति का प्रसार हुआ था, उसको लिखना है आपको। यहाँ पे है चेंदी वंश। चेंदी वंश के समय आसियान देश में विशेष रूप से चेंदी वंश चेंदी वंश के समय भारत की संस्कृति का विशेष रूप से प्रसार हुआ था, खारवेल के समय आसियान देश में। आसियान देश। तो इस तरीके से है कुछ। संगम काल में जो थे चोल, चेर और पांडव, देखिए इनके पास ये तो लैंडमार्क आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं माध्यम, तो समुद्र मार्ग और स्थल मार्ग, दो मार्गों से हमेशा संस्कृति का प्रसार हुआ है। एक है समुद्र मार्ग और दूसरा है स्थल मार्ग। समुद्र मार्ग और स्थल मार्ग। समुद्र मार्ग के समय दक्षिण भारत से इस साइड हो रहा था, अफ्रीका, अरब देश, ये समुद्री मार्ग है। और स्थल मार्ग के जरिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, क्या बोलेंगे, मध्य एशिया, फिर है पश्चिम एशिया, और इस साइड में पूर्वी एशिया। अर्थात दो तरीके का है, या तो समुद्री मार्ग है, या तो ये तीनों क्या है, ये सब बोलेंगे आप स्थल मार्ग है। अब धर्म प्रचारक दोनों रास्ते से जाते थे, ऐसा नहीं था कि ओनली इसी रास्ते से जा रहे थे धर्म का प्रचार करने के लिए, या फिर सेंट्रल एशिया के स्थल मार्ग से ही जा रहे थे। तो जैसे भी था, दो ही तरीके के मार्ग थे। तो हमेशा से ये पूरा इलाका क्या, हिंद महासागर का, हिंद महासागर की भी एक भूमिका है। इसलिए हिंद महासागर हमेशा से भारतीय संस्कृति का प्रसार करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। यही हिंद महासागर है जिसने भारत की संस्कृति को अपने अड़ोस पड़ोस के देशों से तटों के माध्यम से जोड़ के रखा हुआ है। अगर भारत की संस्कृति आप देखेंगे, ये पूरा जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, जिसमें इंडोनेशिया से लेके एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का भी है, फिर अफ्रीका और अरब क्षेत्र, तो भारत की संस्कृति को आज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है, एक प्रभाव है, और एक अच्छा सॉफ्ट, मतलब बोलेंगे पावर के रूप में भारत की छवि है। क्यों? हिंद महासागर। अर्थात ट्रेड के माध्यम से यहाँ संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। कुछ नाम प्राचीन काल में आसियान देश के बारे में थोड़ा फैक्ट देखिए। बाकी तो बहुत सारे, देखिए इसमें डिटेल पड़ेगा, इसीलिए पहले के ही जो वीडियो है, जैसे मौर्य काल में ही आपको बताया गया होगा कि अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा हो, पुत्र हो महेंद्र, इसको श्रीलंका भेजा था। कुछ कुछ फैक्ट आपको हमेशा वीडियो में ही मिलेंगे। जैसे अशोक है, अशोक के समय बौद्ध धर्म को प्रचारकों को भेजा गया, बौद्ध धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ भेजा इसने, तो बोलेंगे श्रीलंका भेजा, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान। इस तरीके से अशोक से ही स्टार्ट हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, अर्थात भारतीय संस्कृति का प्रचार करना, तो सारे जगह पे फैल रहे थे। तो वो तो पहले वाले वीडियो मिल जाएंगे, संस्कृति का बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इससे बचने के लिए थोड़ा फैक्ट देखिए कि आसियान कंट्री एक बार लेते हैं हम, इसका कुछ प्राचीन नाम है, उसको लिखना पड़ता है, कभी कभी मैच करने भी देता है। तो ये मैं बोलूँ तो आसियान कंट्री है म्यांमार, इसके बाद बोलेंगे कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, और भी कंट्री हैं इसमें, लेकिन फिलहाल आप इसको समझिए।
जो पूरा आसियान क्षेत्र है, यहाँ पे डाल लेंगे आप टॉपिक में, आसियान में भारत की संस्कृति का प्रसार। जो आसियान है, आसियान को बोला जाता था प्राचीन काल में, दो नाम बोले जाते थे, या तो बोलेंगे स्वर्ण द्वीप, स्वर्ण द्वीप, या बोलेंगे स्वर्ण भूमि। सबसे अधिक प्रभाव भारत की संस्कृति का कहाँ पे पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव भारत की संस्कृति का बोलेंगे आसियान, दक्षिण पूर्व एशिया। भारत की इस साइड में जाएंगे तो आपको दक्षिण पूर्व एशिया मिलेगा, यहाँ पे अधिक प्रभाव रहा। तो आसियान देश को, दक्षिण पूर्वी एशिया देश को दो नाम मिलता है आपको कंफ्यूजन के लिए कि स्वर्ण द्वीप क्या है और स्वर्ण भूमि क्या है। किसी एक देश का नाम स्वर्ण भूमि नहीं है, स्वर्ण द्वीप पूरा आसियान के लिए बोला जा रहा है। अभी तक पहचान नहीं हो पाया कि किसको बोला जा रहा है। अगर कंट्री की बात करूं, किसे स्वर्ण द्वीप बोला जा रहा है, किसे स्वर्ण भूमि बोला जा रहा है। हाँ, लेकिन इतिहास में कुछ नाम मिलते हैं, जैसे म्यांमार, म्यांमार का नाम क्या है? बर्मा। प्राचीन नाम कभी मैच करने के लिए देता है, तो म्यांमार में बर्मा इसका प्राचीन नाम है। कंबोडिया को बोलेंगे कंपूचिया, कंबोडिया अर्थात कंपूचिया। एक नाम मिलेगा आपको थाईलैंड, थाईलैंड का नाम था श्याम। जब भी आप कभी पढ़ेंगे श्याम, थाईलैंड ही देगा आपको। प्राचीन नाम जब इस्तेमाल करता है तो सीधा श्याम के साथ भारत की संस्कृति का एक संपर्क था। कल्चर ट्रेड एक मजबूती रूप से उभरे थे, तो श्याम शब्द के लिए बोलेंगे थाईलैंड। या थाईलैंड का मतलब श्याम, श्याम का मतलब थाईलैंड। मलेशिया के लिए मलाया, इसमें इंडोनेशिया का कुछ पोर्शन भी था, बोलेंगे ऐसा नहीं था मलेशिया में सिर्फ मलाया था, इंडोनेशिया का भी पोर्शन था। और इसमें देखिए इंडोनेशिया के लिए विजय, इंडोनेशिया के लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है श्रीविजया, अर्थात नाम बोलेंगे श्रीविजया। अगर श्रीविजया आएगा ओनली तो बोलना इंडोनेशिया। वियतनाम के लिए चंपा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, चंपा क्या है बोलेंगे, चंपा शब्द वियतनाम के लिए। बाकी सब फेमस किस लिए है, तो एक बार देखते हैं किस लिए फेमस है। बोलेंगे भारतीय वास्तुकला, इन सारे क्षेत्र में भारत की वास्तुकला, भवन निर्माण से संबंधित जो भी हो, जैसे चैत्य हो, बौद्ध विहार हो, चैत्य क्या पूजा स्थल है बौद्ध धर्म से संबंधित, विहार हो, या फिर बोलेंगे स्तूप, और इसके बाद चैत्य हो, विहार हो, स्तूप हो। फिर प्राचीन काल का जो टेराकोटा की मूर्ति हो, टेराकोटा मूर्ति, अभिलेख कि अभिलेख कैसे लिखते हैं, अभिलेख को उत्खनन कैसे हो, ताम्र अभिलेख कैसे हो, अलग अलग तरीके के अभिलेख, स्तंभ अभिलेख हो, गुहा अभिलेख हो। इसके बाद आपको मिलेंगे कि मूर्तियों का निर्माण, नेक्स्ट मिलेंगे आपको धातु से बनी हुई मुद्रा। ये सब आपको भारत की संस्कृति से प्रभावित मिलेंगे। जस्ट के तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लोकल लेवल पे करके इसको अपनाया गया है, तो इसलिए अधिकतम आपको ये चीज जो मिल रही है भारत के अंदर प्राचीन काल में आपको वहां मिलेगी। इसके अलावा इन सब से बढ़कर मैं बात करूं तो आपको वहां क्या मिलेंगे, तो भारत की जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बोलेंगे, वर्ण व्यवस्था बोलेंगे, इसके साथ साथ में विवाह संस्कार, अनुसंस्कार, फिर रामायण, महाभारत, इन सब का प्रभाव को मिलेगा। जाति व्यवस्था थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ इस आसियान देश में अपनाया गया है, वर्ण व्यवस्था को भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपनाया गया है। मतलब लोकल लेवल पे देखिए आता है कोई भी चीज तो थोड़ा समय के साथ उसमें परिवर्तन होते हैं, हालांकि जस के तस मूल रूप में बने रहते हैं। भारत की भी संस्कृति समय के साथ जस के तस बनी, लेकिन मूल रूप इसमें काफी संशोधन हुए, परिवर्तन हुए, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा, टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ा, लोग आपस में जुड़ रहे हैं तो भाषा शैली का प्रभाव पड़ते जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर बात करूं मैं आसियान देश में इन सब का प्रभाव है, तो उनकी संस्कृति कहीं ना कहीं मूल रूप में अपनी समाप्त हो गई। एक भारत की संस्कृति का प्रभाव रहा। दूसरा ऐसा है कि चीन का भी इन पे प्रभाव है, तो चाइना की संस्कृति मिलती है।
ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चीन की संस्कृति है, सभ्यता, और एक साइड भारत की संस्कृति सभ्यता, दोनों का ट्रांजिशन वाला क्षेत्र है कि दोनों का प्रभाव है। कहीं कहीं तो इस क्षेत्र में ऐसा है कि भारत की संस्कृति का ही दबदबा है। जैसे एक नाम सुनेंगे, बाली। बाली इंडोनेशिया में है, तो वहां पे हिंदू बहुल है, अर्थात जो हिंदू धर्म संप्रदाय के लोग हैं वहां पे अधिक हैं। और यहाँ पे पूरी तरीके से इंडियन कल्चर चलता है इंडोनेशिया के अंदर, जबकि इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री है। इंडोनेशिया कैसा कंट्री है बोलेंगे, मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री के अंदर ही बाली जो क्षेत्र है, सिटी भी है, तो वहां पे भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, मंदिर मिलेंगे आपको बड़े बड़े। तो कुल मिला के आपको ऐसे लिखना है। अब कुछ विशेष के लिए फेमस है, कुछ यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। इनके आर्किटेक्चर उसको देख लीजिए एक बार। देखिए म्यांमार, ये है म्यांमार। इसलिए फेमस है बोलेंगे, म्यांमार ब्लैक पेगोडा के लिए फेमस है। ब्लैक पेगोडा, पेगोडा का देश। जब भी आता है बर्मा, किस लिए फेमस है, पेगोडा। पेगोडा, बहुत सारे पेगोडा हैं वहां पे, हजारों पेगोडा हैं। पेगोडा क्या होता है, पेगोडा होता है बोलेंगे बौद्ध धर्म का मंदिर है, बौद्ध मंदिर। तो बौद्ध मंदिर पहुंचा कैसे, बना कैसे, निश्चित है भारत का जो स्तूप था, क्षेत्र था, इससे प्रभावित था। तो बड़े बड़े पेगोडा मिलते हैं, इसमें से एक ब्लैक पेगोडा, अर्थात जो नाम दे रहा हूं यहाँ पे ब्लैक पेगोडा, इसको बोला जाता है स्वेट गन पेगोडा। बना किससे बोलेंगे, ईंटों से बना है। और ईंट से बनने के बाद इस पे क्या किया गया है, स्वर्ण नकाशी कर दिया गया है, स्वर्ण नकाशी। तो पूरा गोल्ड टाइप से आपको दिखाई देगा, लगेगा सोने से बना हुआ है। जैसे भारत में गोल्डन टेम्पल का नाम सुने होंगे, तो स्वर्ण नकाशी है। और ब्लैक पेगोडा का सेकंड नाम क्या बोलेंगे, स्वेटगन पेगोडा है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। कहाँ पे है, म्यांमार में है, यंगून में है। तो एक दिख रहा है एग्जाम्पल कि किस तरीके से आर्किटेक्चर का प्रभाव है और धर्म का प्रभाव है। तो आए कहाँ से ये बौद्ध धर्म, इंडिया से गया। कंबोडिया, देखिए यहाँ पे एक मंदिर पड़ेंगे, कंबोडिया, अंकोर वाटा मंदिर, अंकोर वाट, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसका मंदिर है बोलेंगे, विष्णु का मंदिर है, अर्थात भगवान विष्णु का मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। विचित्र बात है, इंडिया के अंदर इतने सारे मंदिर होने के बाद भी सबसे बड़ा मंदिर वर्ल्ड का जो रिकॉर्डेड है, जो आठवां अजूबा जिसको बोला जा रहा है, वो है अंकोर वाटा में, इंडिया के अंदर नहीं है। कहाँ पे बोलेंगे, कंबोडिया में है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। खैर ये तो जब बना है वो मध्यकाल में बना हुआ था, इसको बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, खाली इतना आपको याद रखना है, मंदिर था। अभी भी है कंबोडिया में अंकोर वाटा। थाईलैंड को श्याम बोला जाता है। कई सारे बौद्ध स्तूप मिलेंगे, रामायण से प्रभावित है या महाभारत से प्रभावित कल्चर चलते हैं। इसी तरीके से मलेशिया, मलाया में इंडोनेशिया मलेशिया का भाग आता था। इसमें देखिए इंडोनेशिया का जावा में आपको दो मंदिर मिलेंगे, एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, बोरो बंदूर स्तूप, मंदिर कर लीजिए, बोरो बंदूर। बोरो बंदूर बोलेंगे, बोरो बंदूर क्या है, ये मंदिर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ है, जावा में। एक अन्य मिलेगा प्रबंबन, जावा में, दोनों जावा में प्रबंबन शिव मंदिर है। ये जो मंदिर है बोलेंगे भगवान शंकर को समर्पित शिव मंदिर है प्रबंबन। बोरोबंदूर एक बौद्ध मंदिर है। तो जावा मिल रहा है। जावा कहाँ है, इंडोनेशिया में एक द्वीप है, सुमात्रा के पड़ोस में है जावा, तो वो मिलेगा आपको। वियतनाम का प्राचीन काल चंपा है। बाली हिंदू संस्कृति का सेंटर है, वहां पे इस तरीके से मिल रहे हैं। तो आपको इसमें जो लिखना है, प्राचीन काल से थोड़ा फैक्ट के रूप में लिखना है, दिखाना है हड़प्पा काल हुआ, फिर इसके बाद थोड़ा अशोक के समय, यूनानियों के समय, कुषाण के समय, अंत में कुछ बताना है भारत की संस्कृति का फैक्ट, कल्चर, ट्रांजिशन के बारे में, कहाँ कहाँ पहुंचा। और स्टार्ट करेंगे थोड़ा फैक्ट में हड़प्पा काल से, बाद में धीरे धीरे यूनानी शक, कुषाण काल में, और
इस तरीके से भारतीय संस्कृति का अंग बन गए। आसियान पे विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। कुछ हिंद महासागर का भी रोल दिखाना है कि हिंद महासागर ने किस तरीके से संस्कृति को प्रसार करने में मदद किया। इसलिए अगर हिंद महासागर न रहे तो भारत का एक तो ट्रेड भी नहीं होगा, दूसरा चीज है भारत की कल्चर जो आसपास से पड़ोस में, अर्थात सपोर्ट चाहिए रहता है देश का, जैसे यूनाइटेड नेशन में, तो भारत को कैसे मिला? क्योंकि संस्कृति का प्रसार हुआ भारत का अड़ोसी पड़ोसी देश में, तो एक प्रभाव है भारत का, कम से कम 46 देशों में प्रभाव है, तटों के पास बसे हुए। इस तरीके से अरब क्षेत्र में प्रसार हुआ है, आसियान देश में, दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया का पूरा हिस्सा अगर बात कर लूं मैं, सिर्फ श्रीलंका आप निकाल देंगे तो प्राचीन काल में जितने भी हैं, भूटान हो, नेपाल हो, आधा नेपाल तो इंडियन पोर्शन में आता था। सीमा क्या थी? बोलेंगे हिमालय पर्वत सीमा था, अर्थात हिमालय के दक्षिण में जितना ही पड़ते थे, हिंदू कुश से लेके हिमालय तक पूरा का पूरा क्षेत्र भारत साम्राज्य के अंदर आता था, प्राचीन भारतीय राजवंशों के अंडर आता था। तो निश्चित था कि संस्कृति का प्रभाव रहेगा, भी हिस्से रहेंगे, वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, फिर म्यांमार का भी एक पोर्शन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन श्रीलंका पे अलग से प्रभाव पड़ा था। बहुत सारे ही श्रीलंका के शासक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था और वो अशोक के भी मित्र थे। बाद में अन्य चोल साम्राज्य के सही पर प्रभाव पड़ा। तो लिखने के लिए तो इसमें ओनली भाषा चाहिए, कुछ फैक्ट चाहिए। अब बोरोबंदूर स्तूप का आपको लिखना होगा, फिर कुछ कंबोडिया का अंकोर वाटा मंदिर के बारे में, ब्लैक पेगोडा के बारे में आपको लिखना होगा। ऐसे करके आपको ओवरऑल 200 शब्दों में अपना इसको लिखना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए टू डू आईएएस में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।